हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग एवरीवन। तो आज कौन सा चैप्टर कर रहे हैं बच्चों? तो आज हम लोग जो हमने कल पढ़ा था सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, हम लोग उसी का पार्ट 2 देख रहे हैं। तो बच्चों क्या आपको याद है कि कल हमने क्या क्या देखा था? तो बच्चों कल हमने देखा था कि सेल क्या होता है। तो मैंने आपको बताया था कि सेल हमारा क्या स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, ठीक है, जिसमें मैंने आपको बताया था कि जो हमारा सेल है वही हमारा पूरा बॉडी का स्ट्रक्चर बनाता है। एंड आफ्टर दैट जो भी हमारी बॉडी में फंक्शंस होते हैं वो भी कौन परफॉर्म करता है बच्चों? सेल, ठीक है। इसके बाद आता है बच्चों कि हमारा जो सेल है वो कैसा हो सकता है। तो उसके बेसिस पे हमने दो ऑर्गेनिजम्स देखे थे। फर्स्ट वन इज यूनिसेलुलर एंड सेकेंड वन इज मल्टीसेलुलर। तो यूनिसेलुलर में हमने देखा था बच्चों कि अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म है और वो सिर्फ एक ही सेल का बना हुआ है, दैट मीन्स वो कौन सा है? यूनिसेलुलर। जिसके एग्जाम्पल में हमने देखा था हमारा पूरा किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम मोनेरा एंड अमीबा, ठीक है। उसके बाद हमने देखा था कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म भले ही उनके पास एक ही सेल है, स्टिल वो पूरी एक्टिविटीज जो अपनी लाइफ प्रोसेस होते हैं उसको वो परफॉर्म करेंगे और उसके साथ साथ वो इंडिपेंडेंट रह भी सकते हैं, ठीक है। उनको हमेशा किसी के साथ की जरूरत नहीं होती, भले उनमें सेल है पर वो इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। उसके बाद बच्चों हमने देखा था कि जो हमारा मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो उनमें बहुत सारे सेल्स होते हैं, ठीक है। दे आर मेड अप ऑफ मेनी सेल्स और उनके पास हर एक एक्टिविटीज को परफॉर्म करने के लिए, हर एक फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए बच्चों उनके पास अलग अलग क्या होता है? सेल होता है, ठीक है। जैसे अगर मैंने आपको एग्जांपल दिए थे, नर्व सेल हो गया, मसल सेल हो गया, ब्लड सेल हो गया, जिस आरबीसी हो गया, डब्ल्यूबीसी हो गया, ये सब क्या है बच्चों? अलग अलग फंक्शन के बेसिस पे अलग अलग सेल स्पेशलाइज्ड है, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको बताया था सेल थ्योरी, जो किसके द्वारा दिया गया था? तो स्केल्टन एंड शिवान जिन्होंने बताया था, दोनों को कंबाइन करके इनकी जो सेल थ्योरी थी वो बनी थी, ठीक है। जिसमें बोला गया था कि प्लांट और एनिमल सेल दोनों ही किसके बने हुए होते? सेल के बने हुए होते, ठीक है। प्लांट और एनिमल दोनों ही किसके बने हुए हैं? सेल के बने हुए हैं, ठीक है। ये दोनों ने भले अपनी जो थ्योरी थी वो अलग अलग दी थी पर ये रिलेट करी थी, इसलिए इसको मिला के क्या बना दिया गया? सेल थ्योरी। क्लियर है? उसके बाद बच्चों रुडोल्फ विर्चो आए थे, उन्होंने बोला कि जो सेल्स है, कोई भी अगर नया सेल है वो किससे अराइज होता है? तो जो भी प्री एग्जिस्टिंग सेल्स होते हैं उसी से वो अराइज होता है, ठीक है। तो इसको भी मिला के हमने क्या बोल दिया कि ये तीनों को मिला के जो हमारी सेल थ्योरी थी गिवन बाय स्केल्टन एंड शिवान और जो रुडोल्फ विर्चो ने स्टेटमेंट्स दिए थे, अपनी स्टडी की थी, उन तीनों को मिला के हमने बोल दिया ये क्या है? हमारा मॉडर्न सेल थ्योरी, ठीक है। उसके बाद हमने क्या देखा था बच्चों? प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल, जिसमें मैंने आपको उनके डिफरेंस बताए थे और मैंने आपको बोला था कि आज हम लोग करेंगे एनिमल सेल, यूकैरियोटिक सेल में हम लोग देखेंगे एनिमल सेल और प्लांट सेल, ठीक है। तो ऐसे दो कॉलम बनाइए बच्चों, एनिमल सेल, ठीक है, और दूसरा कॉलम रहेगा बच्चों आपका प्लांट सेल। तो बच्चों जो सबसे बड़ा डिफरेंस होता है एनिमल सेल और प्लांट सेल के बीच वो ये है कि बच्चों कि इनमें क्या होता है कि जो हमारा सेल वॉल है, ठीक है, हाँ, जो हमारा सेल वॉल होता है वो प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है पर एनिमल सेल में वो पूरी तरह से एब्सेंट होता है। तो सबसे अगर कभी भी बेसिक मेजर डिफरेंस आता है तो आप वो क्या बताएंगे कि एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होता। मतलब अगर आप एनिमल सेल देखेंगे तो वहां पे जो आउटर मोस्ट कवरिंग होगा दैट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। और अगर आप प्लांट सेल देखेंगे तो यहाँ पर जो आउटर मोस्ट कवरिंग होगा वो क्या होगा बच्चों? सेल वॉल। इसके बाद यहाँ पर हम देखेंगे कि यहाँ पर क्या है बच्चों? प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक है। क्लियर है इतना? ये पता था सबको? तो स्टार्ट करें, चलो। अब देखो तो सबसे फर्स्ट हम लोग क्या लिखेंगे? सेल वॉल, बीच में लिखे सेल वॉल। यहां पे क्या होगा बच्चों? एब्सेंट होगा एनिमल में, ठीक है। और यहां पर वो प्लांट सेल में इट इज प्रेजेंट,
ठीक है। इसके बाद आता है बच्चों प्लाज्मिड, सॉरी प्लास्टिड्स। क्या होते हैं प्लास्टिड? तो प्लास्टिड्स क्या है बच्चों, जहां पर हमारा क्या होता है, पिगमेंट्स होते हैं। तो पिगमेंट्स एनिमल में होते हैं क्या, जो हम लोग फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं क्या? नहीं। तो मतलब हमारे में प्लास्टिड भी नहीं होगा, क्योंकि हमारे पास कोई ऐसा पिगमेंट वाला ऑर्गेनल नहीं होता। ठीक है, तो यहां पर ये हो गया एब्सेंट और ये हो गया प्रेजेंट। ठीक है, उसके बाद आता है बच्चों आपका सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन मतलब क्या? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो बच्चों जब भी आप देखेंगे ना सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो एनिमल सेल में वो आउटर कवरिंग होगा। ठीक है, आउटर मोस्ट कवरिंग। क्लियर है? ठीक है, पर जब भी हम प्लांट में देखेंगे कि हमारा सेल मेम्ब्रेन होगा कि नहीं, तो होगा, पर बिलो द सेल वॉल। क्लियर है इतना? ठीक है, इसके बाद बच्चों आता है हमारा ग्लाइकोसोम्स। ये सब अभी जो मैं ऑर्गेनल्स आपको बता रही हूँ ना, ये हम लोग अच्छे से डिटेल स्टडी करेंगे। ठीक है, अभी मैं सिर्फ आपको डिफरेंस बता रही हूँ, इसलिए मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ। ठीक है, विदाउट एक्सप्लेनिंग। ठीक है, बस अभी आपको क्या याद रखना है कि ऑर्गेनल्स होते नहीं होते। आगे चल के हम लोगों का क्लियर देखेंगे कि कौन से कहाँ पर होते हैं। ठीक है, तो चलो, क्या बोला मैंने? ग्लाइकोक्सिसोम्स। क्या लगता है बच्चों ग्लाइकोक्सिसोम्स किस में प्रेजेंट होगा? बताइए। तो बच्चों ये प्लांट सेल में क्या होते हैं? प्रेजेंट होंगे, एंड इन एनिमल सेल दे आर एब्सेंट। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आता है बच्चों आपका मिडिल लैमेला, दैट इज प्लाज्मोडेस्माटा। तो बच्चों यहां पर जो मिडिल लैमेला है, प्लाज्मोडेस्माटा, ये भी हमको प्लांट सेल में मिलेगा। ठीक है, तो यहां पर ये प्रेजेंट और यहां पर ये एब्सेंट। फिर नेक्स्ट आता है बच्चों लाइसोसोम्स, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? सुसाइडल बैग्स। ठीक है, तो लाइसोसोम जो है वो हमारे प्लांट सेल में रेयरली प्रेजेंट रहेंगे, तो रेयर या फिर एब्सेंट। अब हमने रेयर क्यों लिखा? क्योंकि बच्चों ये एनसीईआरटी में ना ये लाइसोसोम जो है ये दिया है, तो इसलिए हमने रेयर लिख दिया, गिवन इन एनसीईआरटी। ठीक है, इसके बाद लाइसोसोम्स एनिमल्स में तो प्रेजेंट रहते हैं, तो बहुत क्लियर चीज है ना? क्लियर है ये? ठीक है, इसके बाद आता है बच्चों माइक्रोविलाई, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस जो होते हैं। तो बच्चों वो आपको कहाँ देखने को मिलेगा? तो वो हमको देखने को मिलता है एनिमल सेल में, और ये प्लांट सेल में क्या होते हैं बच्चों? एब्सेंट होते हैं। ठीक है, तो यहां पर ये क्या हो गए बच्चों? एब्सेंट हो गए। क्लियर है इतना? ठीक है, इसके बाद आता है बच्चों सेंट्रोसोम। ठीक है, सेंट्रोसोम भी आप देखेंगे कि प्लांट सेल में ये एब्सेंट रहता है, और ये हमारे यहाँ एनिमल सेल में ये प्रेजेंट होता है सेंट्रोसोम। क्लियर हो गया? ठीक है, एक बार और बता दूं कि प्लांट सेल में सेल वॉल कहाँ पे होगा? तो प्लांट सेल में प्लास्टिड कहाँ होंगे? प्लांट सेल में सेल मेम्ब्रेन। एनिमल सेल में ये आउटर मोस्ट कवरिंग होती है, प्लांट सेल में ये सेल वॉल के नीचे होगा। ठीक है, उसके बाद आता है ग्लाइकोसोम। सो बच्चों ये प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है, पर एनिमल सेल में ये एब्सेंट होगा। उसके बाद आता है हमारा मिडिल लैमेला, प्लाज्मोडेस्माटा, जो क्या करता है? दो सेल के बीच में कनेक्शन प्रोवाइड करवाता है। ठीक है, तो ये मिडिल लैमेला, प्लाज्मोडेस्माटा क्या होता है बच्चों? एनिमल में एब्सेंट रहेगा, पर ये प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है। ठीक है, इसके बाद आता है बच्चों हमारा लाइसोसोम्स। तो लाइसोसोम्स बच्चे हमारे एनिमल में प्रेजेंट होता है, एनिमल सेल में, बट इन प्लांट्स दे आर एब्सेंट। ठीक है, एब्सेंट या फिर रेयरली प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद आता है बच्चों माइक्रोविलाई। तो माइक्रोविलाई फिंगर लाइक छोटे छोटे प्रोजेक्शंस होते हैं, जैसे ये हमारा फिंगर लाइक प्रोजेक्शन हुआ, एक विलाई हुआ। ठीक है, तो इसके ऊपर में भी ऐसे छोटे छोटे फिंगर्स लाइक प्रोजेक्शन निकले हुए होते हैं, मतलब विलाई के ऊपर में जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? माइक्रोविलाई। तो ये यहाँ पर एब्सेंट होता है,
और यहाँ पर, एक मिनट उल्टा लिख दिया, हाँ यहाँ पर माइक्रोविलाई तो प्रेजेंट होता है ना हमारे बॉडी में, तो एनिमल सेल में ये प्रेजेंट होगा। ठीक है, उसके बाद आता है बच्चों हमारा सेंट्रोजोम। तो सेंट्रोजोम आप देखेंगे कि हमारे प्लांट सेल में ये एब्सेंट होता है, पर हमारे एनिमल सेल में ये प्रेजेंट होता है। क्लियर है, इतना समझ आया? आगे बढ़े, ठीक है। ये देखिए क्या है बच्चों, ये है आपका एक एनिमल प्लांट सेल। तो जैसा कि आप देख सकते हैं आउटर मोस्ट लेयर क्या है बच्चों, हमारी सेल वॉल है। ये देखो सेल वॉल है, ठीक है। जो भी प्लांट सेल में आउटर मोस्ट कवरिंग होगी दैट इज सेल वॉल। इसके बाद आप देखिए ये जो सेकेंड वाली लेयर है दैट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब यहाँ पर आपको सेंटर में बड़ा सा कुछ दिख रहा है, तो बच्चों ये होता है वैक्यूल, मतलब खाली स्पेस। ये किस काम में आता है बच्चों, तो ये हमारे जो सेल है वहां पर अगर कुछ भी स्टोरेज हो रहा होगा तो वहां वो कहां पर होगा बच्चों, वैक्यूल में होगा। ठीक है, फिर यहाँ पर देखिए, वैसे तो मैंने आपको क्या बताया था कि ये सेल है हमारा, तो न्यूक्लियस यहाँ पे सेंट्रली लोकेटेड होता है, पर वो वैक्यूल के कारण यहाँ पर जो हमारा न्यूक्लियस है वो क्या हो गया बच्चों, वो थोड़ा सा ऊपर चले गया, सेंटर पे नहीं है। ठीक है, मतलब प्लांट सेल कैसा होगा, ये आपका अगर वैक्यूल है तो ये थोड़ा सा ऐसे ऊपर आ जाएगा न्यूक्लियस। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, न्यूक्लियस हो गया। ठीक है, और इसी के अंदर, हाँ इसी के अंदर ये आपका न्यूक्लियोलस हो गया। ठीक है, अभी हम लोग एक एक चीज को अच्छे से डिटेल में स्टडी करेंगे, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है अगर आप लोग कभी ये टर्म्स नहीं समझ आ रहे होंगे। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पर गोल्गी अपैरेटस है, ये आपका न्यूक्लियर भी अच्छा खासा एनवलप्ड है। ठीक है, यहाँ पर आपको माइटोकॉन्ड्रिया भी दिख रहा है, राइबोसोम्स भी है, मतलब प्रोटीन सिंथेसिस भी होगा, क्लोरोप्लास्ट है दैट मीन्स फोटोसिंथेसिस होगा, ये आपका पूरा जो फ्लूइड है दैट इज साइटोप्लाज्म, ये हमारा पेरोक्सिसोम, माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोट्यूब्यूल्स में आपका ये जो साइटोसोम्स वगैरह आते हैं ना वो। ठीक है, नहीं हाँ ठीक है, रुक जाओ। ठीक है, फिर ये प्लाज्मोडेस्माटा, मतलब ये दोनों सेल के बीच में जो कनेक्शन होता है दैट इज प्लाज्मोडेस्माटा। ठीक है, फिर ये देखो न्यूक्लियस के पास ही क्या है हमारा, इधर से अटैच कुछ दिख रहा है, तो दैट इज व्हाट, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, अब देखो स्मूथ और रफ दिया है, तो अभी मैं आप लोगों को बता दे रही हूँ ये वाला, एक मिनट ना, हाँ यहाँ पर देखो बच्चों, ये जहाँ छोटे छोटे ग्रैन्यूल्स जैसे स्ट्रक्चर दिए है ना, तो उसको बोला गया रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। मतलब वहां पर क्या प्रेजेंट है बच्चों, वहां पर प्रेजेंट है राइबोसोम्स। ठीक है, तो राइबोसोम्स प्रेजेंट है, इससे उसको क्या बोलेंगे, रफ एंडोप्लाज्मिक प्रेजेंस ऑफ, क्योंकि राइबोसोम्स कहाँ पे होंगे, सरफेस पे होंगे, उसी के कारण वो कैसे हो जाते हैं बच्चों, थोड़े से रफ हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद ये वाला देखिए, ये स्मूथ में रखा गया है, क्यों रखा गया, क्योंकि यहाँ पर कोई राइबोसोम नहीं है। ठीक है, स्मूथ हो गया। उसके बाद ये लाइसोसोम दैट इज अवर सुसाइडल बैग। तो ये हमने क्या देखा, प्लांट सेल, इसको मार्क करिए अपने एनसीईआरटी में। चलिए आगे बढ़े बच्चों, अब ये क्या है बच्चों, तो ये है आप लोगों का एनिमल सेल। ठीक है, इसमें देखिए यहाँ पर कोई वैक्यूल तो नहीं है, क्योंकि एनिमल सेल में बहुत, अगर वैक्यूल है भी तो बहुत छोटे छोटे होते हैं। ठीक है, ऐसे कोई एकदम बड़ा सा वैक्यूल नहीं आ जाता जो न्यूक्लियस को हटा दे। ठीक है, तो यहाँ पर न्यूक्लियस आपको बिल्कुल सेंट्रली लोकेटेड दिख रहा है। चलो बात करिए अब आगे। तो बच्चों जो इसमें सबसे आउटर मोस्ट कवरिंग होगी वो हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है, क्या है ये, आउटर मोस्ट कवरिंग। ठीक, उसके बाद बच्चों आप लोग देख सकते हैं, ये मैंने आपको बोला था कि फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, तो वो क्या हो गया हमारा, माइक्रोविलाई। ठीक है, इसके बाद यहां पर आइए, ये आपका क्या है, एक मिनट ना, ये आपका क्या है बच्चों, तो ये है आपका न्यूक्लियस, हाँ यहां पर। ठीक है, उसके बाद उसके अंदर क्या है आपका, न्यूक्लियोलस है, और इसका जो आउटर कवरिंग है, ठीक है, ये वाला, इसको हम क्या बोल रहे हैं, न्यूक्लियर एनवलप। अब इसी की न्यूक्लियर एनवलप के साथ ही कुछ अटैच है, वो क्या है बच्चों, तो वो है हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यहाँ पर भी बिल्कुल सेम चीज होगी कि देखिए यहाँ पर ये स्मूथ है, मतलब क्या होगा, राइबोसोम्स एब्सेंट होंगे। ठीक है, उसके बाद बच्चों यहाँ पर आइए, यहाँ पर आपको दिख रहा है ना कि कुछ रफ है, कुछ ऐसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर ऐसे छोटे छोटे
स्ट्रक्चर्स दिख रहे होंगे, मतलब यहाँ पर राइबोसोम्स क्या है बच्चों, प्रेजेंट है, तो इसलिए वो कैसा हो गया, रफ हो गया, प्रेजेंट। ठीक है, इसके बाद देखिए ये भी यहाँ का भी पूरा फ्लूइड क्या हो जाएगा बच्चों, साइटोप्लाज्म। अब छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स को देखते हैं हम लोग। तो ये देखो, ये जो आपको दिखता है ना, ये ये सब क्या है, ये सब है माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, ठीक है, क्लियर है, इतना समझ आया। अब आगे देखिए, इसके बाद बच्चों आपका आता है पेरोक्सिसोम, सेंट्रियोल। ठीक है, ये जैसे छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स है, और ये आपका सेंट्रियोल, सेंट्रियोल ऐसे टिब्यूल जैसा है, हाँ ऐसे छोटे छोटे टिब्यूल जैसा है। ठीक है, तो ये क्या है बच्चों, हमारा सेंट्रियोल है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर भी क्या है, सुसाइडल बैग है, दैट इज राइबोसोम्स, सॉरी लाइसोसोम्स, और आपको यहाँ पर राइबोसोम, दैट मीन्स प्रोटीन सिंथेसिस हमारे सेल में भी होता है। क्लियर है इतना? ठीक है, और ये आपका गोल्गी अपैरेटस। क्लियर है इतना? समझ आया? क्लियर हुआ? एनिमल सेल और प्लांट सेल इजी है ना ये? ठीक है, अब इसके बाद बच्चों हम लोग देखेंगे हमारा जो एक बैक्टीरियल सेल होता है, ठीक है, उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। ठीक है, तो अभी बच्चों मैं एक डायग्राम बनाऊंगी, इसको आप साथ में लिखेंगे भी और साथ में बनाएंगे भी, तभी ये डायग्राम आपको क्लियर होगा और बहुत आराम से करेंगे। सब लोग अपनी एनसीईआरटी खोलो बच्चों। चलो स्टार्ट करें। चलो देखो, आप लोग थोड़ा सा बड़ा स्ट्रक्चर बनाएंगे। कॉपी को आप चाहे तो ऐसे टिल्ट करेंगे और ऐसे ऐसे बनाएंगे। ठीक है, यहां पर मैंने 2 लेयर क्यों बनाया बच्चों, तो जो आउटर मोस्ट लेयर होगा दैट इज व्हाट, दैट इज सेल वॉल। ठीक है, तो ये हो गया सेल वॉल, और उसके नीचे क्या होगा बच्चों, उसके नीचे होगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इतना तो सबको पता था। ठीक है, हमने जब से भी क्लास स्टार्ट किया तब से मैंने आपको बताया कि सेल वॉल फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब बच्चों देखो और क्या क्या होता है, तो यहां पर ना आपको ना ऐसे एक ना जेली लाइक स्ट्रक्चर दिखेगा। ठीक है, इसको बोलते हैं बच्चों ग्लाइकोकेलिक्स। क्या बोला मैंने, इसको क्या बोलते हैं बच्चों, ग्लाइकोकेलिक्स। ठीक है, कैसा है ये, थोड़ा सा स्लाइमी है, मतलब जेली लाइक है। ठीक है, तो ये क्या है हमारा ग्लाइको। क्लियर है? अब तीनों के बारे में आपको एक ही स्लाइड में लिखवा रही हूँ। तो फर्स्ट हेडिंग डालेंगे आप लोग सेल वॉल। क्या काम है बच्चों सेल वॉल का, तो सेल वॉल लेयर है ना, आउटर कवरिंग है, तो आउटर मोस्ट कवरिंग है, दैट मीन्स उसका सबसे मेन काम क्या है बच्चों, प्रोटेक्शन। ठीक है, अगर हम लोग बोल रहे आउटर कवरिंग है, सबसे बाहर उसको इसलिए रखा गया है कि वो प्रोटेक्ट कर सके। ठीक है, क्योंकि अंदर जो होंगे वो थोड़े से डेलिकेट्स होंगे, तो इसलिए हम लोग ऐसे ऑर्गन्स को बाहर रखते हैं जो क्या कर सकते हैं बच्चों, जो हमारी जो अंदर के स्ट्रक्चर्स है उनको प्रोटेक्ट करके रख सके। तो सेल वॉल बच्चों यहाँ पर क्या है हमारा, तो ये है प्रोटेक्टिव कवरिंग। उसके साथ साथ किसी भी सेल, अगर कोई सेल है उसको शेप कौन देगा, तो हमारा सेल वॉल। सपोर्ट कौन करेगा, तो सेल वॉल। मतलब मान लीजिए कि आपका ये सेल है, ठीक है, तो अगर इसको इसी शेप में रहना है, ठीक है, क्योंकि मैंने क्या बताया अंदर के ऑर्गन कैसे डेलिकेट्स है, तो वो तो ऐसे ऐसे हो सकते हैं ना, तो इसलिए यहाँ पर क्या होता है बच्चों, सेल वॉल वाली एक लेयर आ जाएगी, और यही सेल वॉल वाली लेयर इसको क्या करेगी, इसको ऐसे होल्ड करके रखेगी, सपोर्ट देगी, और उससे उसका क्या बनते रहेगा बच्चों, शेप बन के रहेगा। ठीक है, इसके बाद ये हो गया। अब इसके बाद नेक्स्ट क्या होता है बच्चों, कि ये प्रिवेंट करेगा आपको डस्ट से, प्रिवेंट फ्रॉम, ठीक है, जो भी हमारे डस्ट पार्टिकल्स वगैरह होते हैं ना, ये उससे हम लोग को प्रोटेक्ट करके रखता है। ठीक है, तो वो तो आपका सपोर्ट में आ जाएगा। उसके बाद और भी क्या कर सकता है, तो जैसे मान लीजिए कि कभी हमारा सेल जो है वो पूरी तरह से कोलैप्स होने वाला है या फिर बर्स्ट होने वाला है, तो वहां पर भी कौन उन लोगों को प्रोटेक्ट करके रखेगा, तो हमारा सेल वॉल। ठीक है, तो प्रिवेंट फ्रॉम बर्स्ट एंड कोलैप्स। क्लियर है इतना? ठीक है, जैसे पानी ज्यादा हो गया तो वहां पर वो बर्स्ट हो सकता है, पानी कम हो गया तो कोलैप्स हो सकता है, तो वो सब केस में उनको कौन प्रोटेक्ट करेगा, हमारा सेल वॉल। ठीक है, बने किसके हुए होते हैं, तो पेप्टाइडोग्लाइकन।
क्या है बच्चों पेप्टाइडोग्लाइकेन, तो प्रोटीन प्लस शुगर। अब नेक्स्ट आता है बच्चों हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये आप लोग साथ साथ में लिख रहे हैं ना, अगर आप लोग चाहें तो एनसीईआरटी के साइड साइड में भी आप लोग ऐसे छोटे छोटे पॉइंट्स लिख सकते हैं, या फिर जहां पर भी आप लोग डायग्राम बना रहे वहां पर भी यहीं पर आप लोग ऐसे छोटे छोटे लिख सकते हैं, ठीक है, एज यू विश। आपको जिसमें भी रिलायबल लग रहा है, जिसमें भी इजी लग रहा है, आप लोगों को वही करना है। अंडरस्टूड, ठीक है। अब देखो बच्चों, ये जो हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है ये कैसा होता है बच्चों, तो ये होता है सेमी परमिएबल। सेमी परमिएबल। उसके साथ साथ जैसे हमारा यूकैरियोटिक में मैंने आपको क्या बताया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगा, सॉरी एनिमल सेल में भी क्या होगा बच्चों, सेल वॉल तो नहीं होगा पर प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर जब हम लोग बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो ये प्रोकैरियोट है ना हमारा बैक्टीरिया, तो यहाँ पर जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है वो बिल्कुल सिमिलर होता है यूकैरियोट्स की तरह, ठीक है। तो सेम एज यूकैरियोटिक सेल, ठीक है। इसके बाद बच्चों ये किसका बना हुआ रहता है, तो ये बना हुआ रहता है लिपिड और प्रोटीन का, लिपोप्रोटीन, ठीक है, लिपो प्रोटीन, मतलब लिपिड और प्रोटीन के कॉम्बिनेशन से ये क्या बना हुआ होगा हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्लियर है इतना, ठीक है। अब वापस इस स्ट्रक्चर में आओ, कुछ रह गया क्या, ग्लाइकोकैलिक्स, ठीक है, रुको करवा रही हूँ। अब बच्चों इसमें भी क्या होगा, हमारा फ्लूइड होगा। तो मैंने अभी आप लोगों को नाम बताया ना उस फ्लूइड का नाम, तो फ्लूइड का नाम क्या होता है बच्चों, साइटोप्लाज्म। क्या है बच्चों, साइटोप्लाज्म। तो जो फ्लूइड प्रेजेंट है हमारे सेल में, ठीक है, जो हमारे प्रोकैरियोटिक सेल है वहां पर जो फ्लूइड प्रेजेंट है उसी को हम क्या बोल देते हैं बच्चों, साइटोप्लाज्म, ठीक है। अब बच्चों देखो यहीं पर क्या होगा ना, जो हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसी से ना छोटी छोटी फोल्डिंग्स निकलेंगी, लाइक दिस। ऐसा बच्चों ये है हमारा मीजोसोम्स। क्या होते हैं बच्चों मीजोसोम्स, तो आइए लिखे, ठीक है। तो अपन पहले किसके बारे में लिखेंगे, ग्लाइकोकैलिक्स। तो ग्लाइकोकैलिक्स क्या था बच्चों, तो ग्लाइकोकैलिक्स एक स्लाइमी लेयर था, ठीक है, जो कैसा था, स्टिकी था, ठीक है, मतलब अगर आप टच करेंगे ना तो आपको फील होगा कि ये स्टिकी है। तो ग्लाइकोकैलिक्स क्या हो गया, हमारा एक स्लाइम लेयर हो गया है, ठीक है। अब देखो इसकी एक प्रॉपर्टी समझो कि ये हमेशा कैसा रहता है बच्चों, लूज रहेगा। जब भी हम लोग बात करें ग्लाइकोकैलिक्स की तो वो लूज रहता है, ठीक है। तो इसको स्लाइम लेयर बोलते हैं और ये कैसा है, लूज है, और नेचर इसका स्लाइमी होगा। अब मान लीजिए कि मैं बोल रही हूँ कि यही जो लूज वाला है ये हार्ड हो गया, तो उस टाइम पे बच्चों ये बना लेता है कैप्सूल। कब बना कैप्सूल, तो जब ये हार्ड हो गया, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए अभी यहाँ पर आपका ग्लाइकोकैलिक्स है तो ये पूरा सॉफ्ट होगा, ठीक है, ये पूरा सॉफ्ट होगा, पर जैसे ही ये हार्ड होने लग गया तो वहां पर जो स्ट्रक्चर हो जाता है दैट इज कैप्सूल। यहीं पर आप लोग मेंशन कर लीजिए, कंफ्यूज नहीं होना है, हार्ड, स्लाइमी, ठीक है। अगर स्लाइमी है दैट मीन्स वहां पर क्या है, ग्लाइकोकैलिक्स है। अगर आपको हार्ड दिख रहा है तो वो क्या हो गया बच्चों, हमारा कैप्सूल। नेक्स्ट लिखिए मीजोसोम्स। देखो बच्चों मीजोसोम क्या है, तो एक्चुअल में तो ये क्या है, देखो इधर स्ट्रक्चर देखो, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से ही निकला है ना। तो क्या है ये इनफोल्डिंग्स है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के, मतलब अगर वो अंदर के साइड फोल्ड हो गया प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो वही क्या बन गया बच्चों, हमारा मीजोसोम्स, ठीक है। तो यही लिखना है हम लोग को, इनफोल्डिंग्स ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन।
अब बच्चों जैसे कि हमने बात किया था कि जो हमारे प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं उसमें माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह तो होते नहीं है, तो फिर भी रेस्पिरेशन तो ये भी करेंगे। तो यहाँ पर ये जो हमारा मीजोसोम है ना बच्चों, यही क्या करेगा, यही इनको प्रोवाइड करता है एरिया कि जहाँ से क्या कर सकते हैं, रेस्पिरेशन। मैंने रिप्रोडक्शन बोला क्या, एक मिनट। जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो तो यहाँ पर होगा नहीं प्रोकैरियोट्स में, और माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या होता है बच्चों, रेस्पिरेशन में हेल्प करना। तो यहाँ पर उस माइटोकॉन्ड्रिया के एनालोगस में क्या प्रेजेंट है हमारे पास, मीजोसोम्स। ठीक है, तो ये रेस्पिरेशन करवाता है, उसमें भी एरोबिक रेस्पिरेशन करवाएगा। ठीक है, क्लियर है इतना। एरोबिक रेस्पिरेशन के साथ साथ बच्चों अब यहाँ पर क्या होगा कि, अच्छा एक और चीज मैंने बताया कि ये एनालॉगस है किसके, माइटोकॉन्ड्रिया के, एनालॉगस टू माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, इसके बाद बच्चों जो हमारा सेल वॉल का सिक्रीशन होता है वो भी कौन करवाता है, हमारा मीजोसोम। किसने करवाया सेल वॉल का सिक्रेशन, तो हमारा मीजोसोम्स ने कराया। इसके साथ साथ हमारा जो डीएनए रेप्लिकेशन होगा प्रोकैरियोटिक में वो भी कौन करवाएगा, हमारे मीजोसोम्स। तो मीजोसोम्स के क्या क्या फंक्शन हमने देखे कि सेल वॉल का भी सिक्रेशन करवा रहा है, एरोबिक रेस्पिरेशन भी करवा रहा है, उसके साथ साथ हमारा जो डीएनए रेप्लिकेशन है वो भी करवा रहा है। ठीक है, और ये है क्या, तो ये है इनफोल्डिंग्स ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, आइए आगे बढ़े। इतना क्लियर है, सबको समझ आया। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि प्रोकैरियोटिक में न्यूक्लियस नहीं होता, याद है आप लोगों को, न्यूक्लियस तो हमने नहीं पढ़ा था। तो यहां पर बच्चों क्या होता है, न्यूक्लियोइड। क्या होता है न्यूक्लियोइड में, मैं यही लिख रही हूँ, इसका ज्यादा बड़ा है नहीं। तो न्यूक्लियोइड बच्चों क्या होता है, तो यहां पर जेनेटिक मटेरियल तो होगा, ठीक है, भले इनके पास न्यूक्लियस नहीं है वेल डेवलप, पर जेनेटिक मटेरियल होगा। ठीक है, तो यहाँ पर न्यूक्लियोइड क्या करेगा, जेनेटिक मटेरियल को कंसिस्ट करेगा। ठीक है, अब बात करते हैं जेनेटिक मटेरियल होगा कैसे, तो सिंगल होगा। ठीक है, मतलब सिंगल स्ट्रैंडेड होगा। उसके बाद एक मिनट, सिंगल होगा मतलब अकेला होगा। ठीक है, सर्कुलर होगा और डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होगा, बिल्कुल हमारी तरह। डबल स्ट्रैंडेड हमारे में भी होता है, इनमें भी डबल स्ट्रैंडेड, बस इनका कैसा होगा, ऐसा। ये तो ये सर्कुलर है और ये कैसा है, डबल स्ट्रैंडेड है। ठीक है, तो ये इनका क्या हो गया, जेनेटिक मटेरियल दैट इज डीएनए। ठीक है, अब बच्चों जब भी आप न्यूक्लियोइड को या फिर आपका जो जेनेटिक मटेरियल उसको साइटोप्लाज्म में देखेंगे तो ये होता है नेकेड। ठीक है, तो यहां पर आप लिखेंगे नेकेड इन साइटोप्लाज्म। एक बार नीट में क्वेश्चन आया था बच्चों कि प्रोकैरियोट्स में या फिर बैक्टीरिया में, ठीक है, उसमें जेनेटिक मटेरियल कैसा होता है, तो क्या क्या बताएंगे, नेकेड होता है, सर्कुलर होता है, डबल स्ट्रैंडेड होता है और एक ही होता है, सिंगल होता है। क्लियर है इतना, ठीक है, समझ आ गया इतना। चलो आगे बढ़े। अब देखो राइबोसोम्स भी होंगे, बस राइबोसोम में बच्चों डिफरेंस यहाँ पर ये आ जाता है कि हमारा जो यहाँ पर राइबोसोम्स होते हैं वो होते हैं 70S वाले। ठीक है, 70S वाले। अब यहाँ पर क्या होगा कि इनका जो यूनिट होता है वो क्या हो जाता है बच्चों, 50S एंड 30S। ठीक है, तो यहाँ पर इनका सब यूनिट क्या हो जाएगा, 50S एंड 30S। इतना क्लियर है, ये हो गया राइबोसोम्स। अब राइबोसोम्स का फंक्शन क्या होता है बच्चों, प्रोटीन सिंथेसिस। कहीं भी राइबोसोम्स दिख रहा है तो मतलब वो क्या करेंगे, प्रोटीन सिंथेसिस। क्लियर हो गया इतना, ठीक है, राइबोसोम्स। अब देखो आपको यहीं पर ना ऐसे एक ना फ्लोट करता हुआ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिखेगा आपको। ठीक है, ये ऐसा, तो बच्चों इसको कहते हैं पॉलीराइबोसोम्स। ठीक है, पॉलीराइबोसोम्स। ठीक है, पॉली क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि देखो एक राइबोसोम था तो राइबोसोम बोले, ऐसे तो दिखता है ना राइबोसोम, ऐसा ही स्ट्रक्चर तो होता है राइबोसोम का। ठीक है, तो एक था तो उसको सिर्फ राइबोसोम बोला गया, पर अगर उससे ज्यादा हो गए तो उसको क्या बोल देंगे बच्चों, पॉलीराइबोसोम्स। ठीक है, इसके बाद बच्चों यहां पर आपको एक स्ट्रक्चर दिखेगा कुछ ऐसा। इसको बोलते हैं पिलाई एंड फिम्ब्रे।
ठीक है, क्या बोला मैंने, पिलाई एंड फिम्ब्रे। ठीक है, तो देखिए ये है हमारा फिम्ब्रे और ये है हमारा पिलाई। ठीक है, इसके बारे में अभी मैं आपको अलग से बता रही हूँ। इतना क्लियर हुआ सबको? ठीक है, अब छोटे छोटे जो स्ट्रक्चर बच गए हैं हमारे, हम लोग उसको देख ले। ठीक है, तो जैसे मान लो बच्चों कि यहाँ पर, एक मिनट ना, इसको थोड़ा सा ऊपर करते हैं। ये इधर आ गया आपका न्यूक्लियर। ठीक है, अब देखो यहां पर बनाओगे आप लोग, तो फ्लैजिला सुने हो बच्चों आप लोग? फ्लैजिला, फ्लैजिला मतलब क्या, पूछ ना, तो ऐसे एक पूछ बना दो। इसमें आपको हुक दिख रहा होगा, बेसल बॉडी दिख रहा होगा। ठीक है, मतलब भी क्या है, पूरी तरह से फ्लैजिला डेवलप है, तो इसको लिखेंगे फ्लैजिला। फ्लैजिला के यहाँ पर कितने पार्ट्स है बच्चों? 3 पार्ट्स है। नेक्स्ट स्लाइड में लिख ले। हेडिंग डालिए मेरे साथ, फ्लैजिला। तो बच्चों फ्लैजिला में आप लोग लिखेंगे कि ये क्या, किससे बना हुआ है, तो सबसे पहले तो आता है दिमाग में फ्लैजिलिन प्रोटीन से। ये तो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था कि फ्लैजिला जो प्रोकैरियोटिक में होता है दैट इज मेड अप ऑफ फ्लैजिलिन प्रोटीन, और जब हम लोग बात करते हैं यूकैरियोटिक में तो वो ट्यूबुलिन प्रोटीन होता है। ठीक है, अब इसके 3 पार्ट्स होते हैं। क्या क्या थे बच्चे 3 पार्ट्स? तो फर्स्ट हो जाता है हमारा बेसल बॉडी, उसके बाद हमारा टेल और सॉरी हमारा हुक और हमारा फिलामेंट। ठीक है, क्लियर है इतना? फ्लैजिला का समझ आया? ठीक है, अब आओ बच्चों वापस हमारे डायग्राम में। कॉम्प्लेक्स लग रहा है क्या आप लोगों को डायग्राम? अब बच्चों इसी के साथ साथ एक और यहाँ पर स्ट्रक्चर होता है जिसको हम लोग बोलते हैं एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए मटेरियल। अब देखो बच्चों, यहाँ पर होता है एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल, मतलब यहाँ पर हमारे प्रोकैरियोटिक सेल में एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए मटेरियल भी होता है। ठीक है, अब देखो इसके बारे में लिखो, चलो। प्लाज्मिड, क्या बोलते हैं इसको? प्लाज्मिड। क्या है बच्चों प्लाज्मिड? तो प्लाज्मिड है हमारा एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल, इसमें भी क्या होता है बच्चों? तो इसमें भी हमारा सिंगल सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है, सिंगल सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। उसके साथ साथ बच्चों यहाँ पर ये जो हमारा प्लाज्मिड है, ठीक है, ये जरूरी नहीं कि हर किसी में होगा। ठीक है, तो इसको यहीं पर लिख देते हैं, नॉट एसेंशियल, बट ये एक यूनिक फिनोटाइपिक कैरेक्टर भी देता है, टिपिक कैरेक्टर। खिचड़ी पक गई क्या बच्चों? नहीं, उतना ज्यादा नहीं। ठीक है, अलग स्लाइड में लिखा था हमने, उतना आप लोगों को दिक्कत नहीं हो रहा होगा। क्लियर है? तो बच्चों यहाँ पर हमारा खत्म होता है प्रोटीन का, सॉरी प्रोकैरियोटिक सेल का स्ट्रक्चर। आगे बढ़े, ये आप लोगों ने बना लिया है सबने? बन गया बच्चों सबका? यहाँ पर भी हमने देख लिया था, मैं एक बार और करवा दे रही हूँ आप लोगों को। ये हमारा सबसे आउटर में सेल वॉल 1 और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन 2, और यहाँ पर एक और नंबरिंग करेंगे आप ग्लाइकोकैलिक्स में। ठीक है, ये 3। ठीक, बस इन तीनों में। अब ये जो यहाँ पर फ्लूइड है पूरा, दैट इज साइटोप्लाज्म। जो इन फोल्डिंग से प्लाज्मा मेम्ब्रेन के, दैट इज मेसोसोम्स। और यहाँ पर हमारे जो छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है, ठीक है, ये साइटोप्लाज्म बनाया मैंने। राइबोसोम्स, एक राइबोसोम्स भी होता है यहाँ पे, ठीक है, जिनका काम क्या होता है, प्रोटीन सिंथेसिस का। अब यहाँ पर हम लोग कुछ देखते हैं कैसे एक स्ट्रैंड में, ठीक है, लगे हुए होते हैं, उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, पॉलीराइबोसोम्स। ठीक है, और ये सिर्फ किस में पाया जाता है बच्चों? तो ये ओनली फाउंड इन प्रोकैरियोट्स। ठीक है, क्लियर है इतना? उसके बाद हमने देखा था कि यहाँ पे फिम्ब्रे और पिलाए होता है। ठीक है, इसके बारे में मैं आप लोगों को अलग से पढ़ाने वाली हूँ।
उसके बाद यहाँ पर एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए मटेरियल भी होता है, दैट इज प्लाज्मिड। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर फ्लैजिला होता है जिसमें 3 पार्ट्स होते हैं, हमारा बेसल बॉडी, हुक एंड फिलामेंट। ठीक है, जिसमें जो फिलामेंट होता है वो लॉन्गेस्ट पार्ट होगा। ठीक है, उसके बाद हमने देखा कि यहीं पर एक न्यूक्लियोइड भी प्रेजेंट है। क्या होता है वो, तो बच्चों न्यूक्लियस जैसे होता है पर वेल डेवलप नहीं होता, इसलिए हम उसको न्यूक्लियोइड बोलते हैं। और वहां पर भी हमारा डीएनए मटेरियल, जेनेटिक मटेरियल होगा, कैसा होगा, सिंगल सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड होगा। ठीक है, और ये साइटोप्लाज्म में ऐसे नेकेड होगा। इतना क्लियर है। अब मैंने ये 1 2 3 क्यों लिखवाया, यहां पर लिखो साइड में 1 2 एंड 3। मतलब कौन कौन हमारे, तो बच्चों हमारे सेल वॉल प्लस प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्लस ग्लाइकोकैलिक्स। तो बच्चों है तो इन तीनों का अलग अलग फंक्शन, ये तो अभी हमने देखा कि डिस्टिंक्ट फंक्शन है इनका, पर ये तीनों मिलके क्या बनाते हैं, तो बच्चों ये तीनों हमेशा मिलके क्या बनाएंगे, सेल एनवेलप। सेल एनवेलप मतलब क्या, सेल की कवरिंग बनाते हैं। ठीक है, हमने ग्लाइकोकैलिक्स में भी देखा कि वो भी सबसे बाहर है, कवरिंग बना रहा है, सेल वॉल है उसके नीचे, वो भी कवरिंग का काम करता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कवरिंग के लिए ही तरह होता है उनके लिए। ठीक है, तो यहां पर ये तीनों मिलके क्या बनाते हैं बच्चों, सेल एनवेलप। चलो आगे बढ़े। अब बच्चों हेडिंग डालिए पिलाई एंड फिम्ब्रे। अब आते हैं बच्चों ये पिलाई और फिम्ब्रे का काम क्या है। तो बच्चों देखो क्या लगा था देख के, ऐसा स्ट्रक्चर मतलब क्या होगा, मोटिलिटी, बिल्कुल नहीं। देखो बच्चों इनका कोई रोल नहीं होता मोटिलिटी में। ठीक है, तो डू नॉट हैव एनी रोल इन मोटिलिटी। ओके, इसके बाद अब इनका काम क्या होता है, तो बच्चों जैसे प्रोकैरियोटिक सेल है, ठीक है, उसको किसी भी सबस्ट्रेटम से अटैच होना है तो वहां पर इनका रोल होता है। ठीक है, अटैचमेंट टू सबस्ट्रेटम। अब अभी जैसे मैंने बताया 2 होते हैं, तो हेडिंग डालिए पिलाई एंड फिम्बर। ठीक है, अब देखिए जो हमारा पिलाई होता है ना बच्चों, वो बड़ा बनाया था कि मैंने फिम्ब्रे बड़ा बताया था, तो ऑब्वियसली मैंने पिलाई को कैसा बनाया था बच्चों, पिलाई को मैंने ज्यादा बड़ा बनाया था। ठीक है, तो जो हमारा पिलाई होता है बच्चों दैट इज इलोंगेटेड। ठीक है, और ये ट्यूब्यूलर होता है। ट्यूब्यूलर मतलब क्या, तो ऐसे ट्यूब लाइक होते हैं। ठीक है, उसके बाद जब हम फिम्ब्रे की बात करते हैं बच्चों, तो ये स्मॉलर होता है। उसके साथ साथ ये थोड़ा सा हम लोग को ब्रिसल लाइक दिखेगा। ठीक है, तो इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है, ब्रिसल लाइक, ऐसा। ठीक है, तो यहां पर हमारा जो पिलाई है दैट इज इलोंगेटेड और जो हमारा फिम्ब्रे है दैट इज स्मॉलर, और स्ट्रक्चर इनका कैसे, इसका ट्यूब्यूल जैसा होगा और यहां पर ये ब्रिसल जैसे होंगे। इतना समझ आया। ठीक है, आगे बढ़े। अब हेडिंग डालो बच्चों इंक्लूजन बॉडीज। तो बच्चों इंक्लूजन बॉडीज क्या होता है, तो इनका काम ही क्या होता है, कुछ ना कुछ ये स्टोर करके रखेंगे। कहीं पर भी इंक्लूजन बॉडीज दिख रहा है दैट मीन्स वो क्या है, तो वो है बच्चे हमारे स्टोरेज ग्रैन्यूल्स। ठीक है, तो यहां पर लिखिए स्टोरेज ग्रैन्यूल्स। अब देखो हम लोग जब बात करते हैं सेल में तो कुछ भी स्टोर हो सकता है हमारा ग्लाइकोजन स्टोर है, हो सकता है हमारा फैट स्टोर हो रहा हो। ठीक है, तो इस तरह से अलग अलग स्टोरेज के लिए अलग अलग हमने नाम भी सोच के रखा है। ठीक है, ये नहीं होता है इंक्लूजन बॉडी है मतलब स्टोर करके रखेगा उसके बस, हम लोग को इनके नाम भी पढ़ना है, मतलब इनके टाइप्स भी पढ़ना है। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए कि मैंने बोला कि फैट स्टोर है तो अलग नाम होगा, अगर हमारा फॉस्फेट स्टोर करा है तो अलग नाम होगा। ठीक है, अब जब भी हम देखेंगे ना बच्चों इंक्लूजन बॉडीज को, तो इनके अराउंड हम लोग को कोई मेम्ब्रेन नहीं दिखेगा, तो नॉट बाउंड इन
मेम्ब्रेन। अब मेम्ब्रेन नहीं है तो कहाँ मिलेंगे, तो साइटोप्लाज्म में तो मिलने वाले हैं, ठीक है। तो लाई फ्रीली इन, ठीक है। उसके बाद अब इनके टाइप्स देखते हैं हम लोग। तो बच्चों फर्स्ट लिखिए हमारा वॉल्यूटिन ग्रैन्यूल्स, ठीक है। तो वॉल्यूटिन ग्रैन्यूल्स कब होंगे, जब फॉस्फेट स्टोर कर रहे होंगे, ठीक है। नेक्स्ट लिखिए साइनोफाइसिन ग्रैन्यूल, अगर हमारे जो इंक्लूजन बॉडीज है अगर वो फैट स्टोर करे तो हम उसको क्या बोलेंगे, साइनोफाइसिन फाइसिन ग्रैन्यूल्स, ठीक है। अब थर्ड आता है बच्चों हमारा ग्लाइकोजन ग्रैन्यूल्स, क्या स्टोर करेगा, ग्लाइकोजन। क्या क्या पढ़ा हमने कि तीन होते हैं, वॉल्यूटिन ग्रैन्यूल्स फॉस्फेट के लिए, साइनोफाइसिन प्रोटीन के लिए और ग्लाइकोजन के लिए हमारा ग्लाइकोजन ग्रैन्यूल्स। एक मिनट ना, यहां पर प्रोटीन ना बच्चों, अगर प्रोटीन स्टोर करे तो साइनोफाइसिन, अगर ग्लाइकोजन स्टोर करे तो ग्लाइकोजन ग्रैन्यूल्स, अगर फॉस्फेट स्टोर करे तो वॉल्यूटिन ग्रैन्यूल्स। क्लियर है इतना, क्लियर है बच्चों ये। अब देखेंगे बच्चों हमारा सेल मेम्ब्रेन। हेडिंग डालिए सेल मेम्ब्रेन मतलब क्या, हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन। कहाँ मिलेगा बच्चों, प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहाँ मिलेगा, तो बच्चों ये हमको मिलता है हमारे सेल वॉल के नीचे इन प्लांट सेल, और एनिमल सेल में ये हमारा क्या हो जाता है बच्चों, आउटर मोस्ट कवरिंग, ठीक है। अब बच्चों जो हमारा सेल मेम्ब्रेन होता है वो किसका बना हुआ है, तो वो बना हुआ होता है मेनली लिपिड और प्रोटीन का, और उसके साथ साथ थोड़ा बहुत अमाउंट में कार्बोहाइड्रेट भी होता है, ठीक है। तो लिखोगी मेनली मेड अप ऑफ लिपिड्स, प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है। और ये होता कैसे बच्चों, तो ये होता है सेमी परमिएबल, सेमी परमिएबल, ठीक है। इतना समझ आया, चलो अभी इसके जो तीन मेजर कंपोनेंट्स है ना, है तो दो ही, पर हम लोग कार्बोहाइड्रेट्स को भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो यहां पर ये मेनली किसका किसका बना है, लिपिड, प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। लिपिड, प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट्स। सबसे पहले बच्चों हम लोग डिस्कस करेंगे लिपिड को, तो नंबर 1 लिखिए लिपिड। कुछ ही मिनट में मैं क्वेश्चन स्टार्ट करूंगी तो कोई क्लास से जाएगा नहीं, ओके। तो बच्चों लिपिड में इनका मेन क्या क्या होता है, तो बच्चों लिपिड में इनका मेन क्या हो जाएगा, हमारा कोलेस्ट्रॉल और फॉस्फोलिपिड, ठीक है। जिसमें भी मेनली हम क्या देखते हैं कि फॉस्फोलिपिड प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो लिखिए फॉस्फोलिपिड और सेकेंड है हमारा कोलेस्ट्रॉल। तो हमारा मेजर इसमें क्या है बच्चों, तो मेजर जो है हमारा वो हो गया फॉस्फोलिपिड, ठीक है। तो यहां पर आप इसे लिख सकते हैं मेनली। अब फॉस्फोलिपिड है क्या बच्चों, क्या होता है फॉस्फोलिपिड, यस फॉस्फोलिपिड क्या है बच्चों, हाँ। तो बच्चों देखो फॉस्फोलिपिड है बहुत सारे होते हैं, तो इसमें भी जो मेनली होता है वो लेसाइथिन होता है, मेन, ठीक है। मेन हमारा क्या हो गया फॉस्फोलिपिड में लेसाइथिन। अब बच्चों जब इसका स्ट्रक्चर देखेंगे ना तो हमको थोड़ा सा डिफरेंस देखने को मिलता है, ठीक है। कैसा डिफरेंस, तो देखो बच्चों इनका स्ट्रक्चर ना कुछ ऐसा होता है, ये क्या बना दिया मैंने, तो बच्चों ये है इनका हेड,
और ये है इनका टेल। ठीक है, ओके ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या देखा बच्चों कि कैसा स्ट्रक्चर है, तो हेड और टेल वाला है। अब मुझे ये बताइए कि ये हेड कैसा होता है और ये टेल कैसा होता है। तो बच्चों यहाँ पर जो हेड होता है ना, दैट इज हाइड्रोफिलिक। ठीक है, मतलब इसको क्या है बच्चों, डर नहीं लगता। देखो हाइड्रोफिलिक मतलब क्या, तो बच्चों ये कैसा हेड कैसा है हमारा, हाइड्रोफिलिक। ठीक है, और ये है हमारा हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफिलिक मतलब क्या, पानी के लवर, मतलब पानी से इनको कभी डर नहीं लगेगा। और टेल कैसा है, हाइड्रोफोबिक, मतलब डर लगेगा इनको, तो ये पानी से दूर भागते हैं। ठीक है, और ये हो जाते हैं हमारे पानी के पास जाने वाले, तो इसलिए इनको कहा जाता है पोलर, और ये होते हैं नॉन पोलर। क्लियर है, इतना समझ आया। कौन सा फॉस्फोलिपिड मेनली प्रेजेंट होगा, तो लेसाइथिन। ये हो गया लिपिड का। ठीक है, अब आ जाओ हमारे प्रोटीन वाले पार्ट में। तो बच्चों यहाँ पर भी हमारा जो प्रोटीन है ना, वो दो पार्ट्स में होगा, एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक, मतलब इंटरनल वाला और एक्सटर्नल वाला, एक्सट्रिंसिक एंड इंट्रिंसिक। ठीक है, तो हेडिंग डालोगे एक्सट्रिंसिक, जो हमारे कहाँ पर होगा, एक मिनट ना, एक्सट्रिंसिक लिखो पहले। इसका दूसरा नाम होता है पेरिफेरल। ठीक है, और सेकेंड हेडिंग डालोगे इंट्रिंसिक, जो कि कहाँ होते हैं, इंटरनली, इंटरनल प्रोटीन्स। ठीक है, अब देखो जो हमारा एक्सट्रिंसिक है ना बच्चों, वो सॉरी एक्सट्रिंसिक जो है ना बच्चों, वो हमारा हमको दोनों ही सरफेस पे दिखेगा। अभी आपको मैं बता दूंगी कौन से सरफेस की बात हो रही है। ठीक है, मेरे ख्याल से आप लोगों को ये पता होना चाहिए। ठीक है, जो हमारा प्रोटीन है एक्सट्रिंसिक वाला, वो हम लोग को दोनों ही सरफेस पे दिखेगा। ठीक है, तो ऑन बोथ सरफेस। अब देखो एक्सट्रिंसिक है मतलब बाहर बाहर रहेगा ना, इसलिए दोनों सरफेस में मिल रहा है। पर जब हम बात करते हैं इंट्रिंसिक की, तो ये हमको जो हमारा लेयर होता है ना, बाइलिपिड वाला लेयर, ठीक है, बाइलिपिड वाला लेयर अभी हम लोग आगे देखने वाले, जो हमारा फ्लूइड मोज़ेक वाला मॉडल होता है, उसमें हम लोग देखेंगे कि जो हमारे इंट्रिंसिक वाले प्रोटीन होते हैं, ये एम्बेडेड होते हैं उसी बाइलेयर प्रोटीन वाले स्ट्रक्चर में, ये एम्बेडेड होते हैं। ठीक है, तो ये हमको कहाँ, बाहर तो नहीं मिलेंगे, तो पार्शियल हो सकते हैं, ये पार्शियली प्रेजेंट। ठीक है, उसके साथ साथ एम्बेडेड इन बाइलिपिड लेयर। तो ये क्या हो गया बच्चों, हमारा प्रोटीन। कहाँ कैसे है हमारे प्रोटीन, एक्सट्रिंसिक भी हो सकते हैं और इंट्रिंसिक भी हो सकते हैं। एक्सट्रिंसिक वाले हमको दोनों सरफेस में मिल सकते हैं, अंदर भी बाहर भी, और इंट्रिंसिक वाले हमको पार्शियली दिखेंगे, अगर बाहर भी होंगे तो पार्शियली होंगे, और या फिर ये पूरे धसे हुए होते हैं किसमें, बाइलिपिड लेयर में। क्लियर हुआ इतना। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है बच्चों हमारा थर्ड वन इज कार्बोहाइड्रेट्स। तो बच्चों कार्बोहाइड्रेट क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो जैसे मान लीजिए कि हमारा ग्लाइकोकॉलिक्स है। ठीक है, यहाँ पर हमारा जो, ठीक है, अब देखो सॉरी, कार्बोहाइड्रेट किस फॉर्म में होगा, तो एज ग्लाइकोकैलिक्स। ठीक है, अब ग्लाइकोकैलिक्स में होगा और कहाँ पे प्रेजेंट होगा, तो आउटर सरफेस में। ठीक है, तो ओनली प्रेजेंट इन आउटर सरफेस। ठीक है, क्लियर हो इतना। अब बच्चों ये जो हम लोग पढ़ रहे थे ना कि लिपिड कितना होगा, प्रोटीन कितना होगा, तो ये बहुत ज़्यादा वेरी करता है। ऐसा नहीं कि मैंने आज बोल दिया कि 10 लिपिड होगा 10 प्रोटीन होगा, ऐसा कभी नहीं होता। जैसा सेल टाइप होगा उसके अकॉर्डिंग जो हमारा लिपिड और प्रोटीन कंसंट्रेशन होता है वो क्या हो जाता है, वेरी करता है। तो लिपिड एंड प्रोटीन concentration varies on the basis of cell type. क्लियर है, समझ आया कि हमारा जो लिपिड और प्रोटीन का कंसंट्रेशन होता है वो जैसे जैसे सेल का टाइप वेरी होगा वैसे ही वैसे हमारा क्या होते जाएगा बच्चों, हमारा इनका कंसंट्रेशन जो होता है वो भी बदल जाएगा। ठीक है, अब जैसे हम लोग एग्जांपल में देख सकते हैं आरबीसी।
तो लिपिड, प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट, यही तीन होते हैं। तो जब भी हम आरबीसी की बात करें ना बच्चों, तो वहां पर लिपिड सिर्फ 40% होगा, हमारा प्रोटीन 52% और बचा हुआ 8% हमारा कार्बोहाइड्रेट। तो इस तरह से जैसा सेल होगा वैसा इनका नेचर भी चेंज हो जाता है कि लिपिड कितना होगा, प्रोटीन कितना होगा और कार्बोहाइड्रेट कितना होगा। अब बच्चों हेडिंग डालो फ्लूइड मोजाइक मॉडल, ये वाला। देखो दिख रहा है ये स्ट्रक्चर, चलो अब आओ मेरे साथ बनाओ इसको। क्या लगा था, बच गए हैं? बनाओ चलो। तो देखो बच्चों स्ट्रक्चर कैसा होता है इनका, मैं हाँ पूरा नहीं बनवाऊंगी पर थोड़ा बहुत तो बनाना पड़ेगा। ये क्या हो गया इनका, ये कौन सा पार्ट है, लिपिड वाला, और ये आ गए हमारे प्रोटीन। ठीक है ठीक है, फिर से ऐसे देखो, ये हुआ। ठीक है, अब देखो प्रोटीन तो हमको दोनों बनाना है, तो ऐसा भी बना सकते हो आप। तो ये किस टाइप का हो गया, एक्सट्रिंसिक एज वेल एज इंट्रिंसिक प्रोटीन। ठीक है, कुछ यहां पर भी प्रेजेंट हो सकते हैं। ठीक है, अब देखो मैंने आपको बोला था कार्बोहाइड्रेट किस फॉर्म में होगा, ग्लाइकोकेलिक्स। तो बच्चों ये होता है ग्लाइकोकेलिक्स, इस टाइप में हमारा ग्लाइकोकेलिक्स प्रेजेंट होगा। क्या है ग्लाइकोकेलिक्स बच्चों, तो ये हमारा एक टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट ही है। ठीक है, समझ आया, चलो इसका लेबलिंग करो। ये क्या है हमारा हेड, ये हमारा टेल। ठीक है, मतलब ये पूरा क्या हो गया बच्चों, ये है हमारा पूरा लिपिड। ठीक है, इसके बाद ये क्या है हमारा ग्लाइकोकेलिक्स। ठीक है, ये है हमारा प्रोटीन, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। क्लियर हुआ इतना? ठीक है, यही है हमारा फ्लूइड मोजाइक मॉडल। ठीक है, वो जो आपके बुक में इतना बड़ा सा दिया है, ये हमने उसको बस शॉर्ट में करके बनाया। अब बच्चों ये देखो, समझ आ रहा है कि अरेंज कैसे होंगे। देखो ये मान लो ये बाहर एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है पूरा, ये पूरा फ्लूइड है। ठीक है, देखो, और ये अंदर की तरफ हमारा साइटोप्लाज्म है। तो यहां पर ये समझ आ रहा है, ये हेड ना बाहर उसको टच होने दे रहा है, मतलब देखो हाइड्रोफोबिक है ना हमारा टेल, तो ना वो अंदर के फ्लूइड से उसको टच होने दे रहा है, ना बाहर का जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है उससे टच होने दे रहा है। दैट मीन्स कि हमारा टेल कहाँ पर है, बीच में, दोनों हेड के से बीच में अटैच होगा। ठीक है, और यहीं पे फिर हमारी प्रोटीन वगैरह हमको मिलने वाले हैं। ठीक है, इतना समझ आया, क्लियर हुआ? ये फ्लूइड मोजाइक मॉडल इजी लगा, टफ लगता था ना ये? ठीक है, तो ये मैंने आपको क्या बता दिया, देखिए कि यहां पर क्या हो रहेगा, यहां पर होगा हमारा साइटोप्लाज्म और यहां पर होगा एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड। उसके बीच में हमारा क्या प्रेजेंट है बच्चों, हमारा जो फॉस्फोलिपिड वाला लेयर है हमारा किसका, सेल मेम्ब्रेन का, वो प्रेजेंट होगा। ऐसे होता है ना स्ट्रक्चर कि ये हमारा सेल वॉल है, ये हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और अंदर हमारा साइटोप्लाज्म होगा। ऐसे देखा था ना हमने स्ट्रक्चर, उसमें भी जो सबसे मेजर इंपॉर्टेंट वाला आता है दैट इज अवर फ्लूइड मोजाइक मॉडल। ठीक है, किसने दिया था, सेंगर एंड निकोलसन ने। ठीक है, क्वेश्चन आता है बच्चों की फ्लूइड मोजाइक मॉडल किसने दिया था, तो सेंगर निकोलसन हमारे जो थे उन्होंने दिया था। कब दिया था किसी को याद है, तो बच्चों ये इन्होंने दिया था 1972 में। ठीक है, तो लिख सकते हैं आप लोग फ्लूइड मोजाइक मॉडल किसने दिया था, तो सेंगर एंड निकोलसन ने 1972 में। ठीक है, समझ आया? अब आओ ये वाला स्ट्रक्चर देखो, अभी आपको समझ आएगा। ठीक है, ये हमारा क्या है, तो बच्चों ये है हमारा प्रोटीन, जिसका
बाइफॉस्फोलिपिड वाला लेयर, ठीक है, ये पूरे को बोला गया है, ठीक है। ये अकेला क्या है बच्चों, ये हमारा प्रोटीन है। अब देखिए बाहर साइड में क्या है, दोनों साइड में हमारा हेड है, कौन सा टेल, सॉरी कौन सा हेड, हाइड्रोफिलिक हमारा हेड, ठीक है। उसके बाद आइए देखो ये वाला हमारे हेड के साथ ही क्या अटैच है, हाइड्रोफोबिक टेल, ठीक है। ये हमारा क्या है बच्चों, ये है हमारा प्रोटीन मॉलिक्यूल, और ये एक और टाइप ऑफ प्रोटीन होता है ग्लाइकोप्रोटीन, वो है, ठीक है। अब ये कौन सा सरफेस हो जाएगा, तो इंटरनल सरफेस वाला, और जो बाहर साइड होगा दैट इज एक्सटर्नल सरफेस मेम्ब्रेन, ये, ठीक है। मतलब जो हमारा ईसीएफ के साइड होगा, एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड के साइड होगा, वो एक्सटर्नल हो गया, और जो हमारा साइटोप्लाज्म के साथ साइड होगा वो इंटरनल हो गया, ठीक है। अब ये हमारा क्या है बच्चों, दिख रहा है ये, तो कार्बोहाइड्रेट चेन किस फॉर्म में होगा, ग्लाइको कैलिक्स के फॉर्म में, ठीक है। यहाँ पर ये ग्लाइकोलिपिड के फॉर्म में। क्लियर है, इतना समझ आया। फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल किसने दिया था, तो यहाँ पर भी आप लिख सकते हैं सैंगर एंड निकोलसन ने कब दिया था, 1972 में। समझ आया, क्लियर है, इतना समझ आ गया बच्चों ये। चलो अब आओ एक हेडिंग डालो। नीट में ना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया था कि ये जो फ्लूइडिटी होता है, जो मूवमेंट होता है बच्चों हमारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, ये किसके हेल्प से होता है, प्रोटीन या लिपिड। तो हेडिंग डालो फ्लूइडिटी और मूवमेंट। तो बच्चों लिपिड या प्रोटीन, तो दोनों ही लिखेंगे हम लोग। अरे एक मिनट, दोनों एक साथ लिख दी मैं, लिपिड और प्रोटीन। अब इनमें मूवमेंट कैसा होता है, तो बच्चों देखो जो हमारा लिपिड है ना, उसका स्ट्रक्चर देखो तो याद करो कैसा था, ऐसा है ना, हेड और टेल वाला। तो ये कैसा मूवमेंट कर सकते हैं, तो एक तो ये ऐसे ऐसे मूवमेंट कर सकते हैं, ठीक है, ऐसे 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 ऐसे, ऐसे। और एक ये फ्लिप फ्लॉप कर सकते हैं, मतलब इधर से इधर और इधर से इधर, एक बार इधर जा रहा है इधर, तो इधर तो दोनों मूवमेंट हो रहा है। तो यहां पर लिखिए लेटरल मूवमेंट एंड फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट। ठीक है, अब इधर आइए, ये जो प्रोटीन है यहां पर, ये कैसा होगा बच्चों, तो ये ऐसे घूम के कुछ कर पाएगा क्या, नहीं। तो यहां पर जो मूवमेंट होता है बच्चों, वो हमेशा रहता है लेटरल मूवमेंट। क्लियर है, ठीक है। इनका जो मूवमेंट होगा हमेशा वो ऐसा ऐसा लेटरल साइड बाय साइड वाला ही होगा, ठीक है, फ्लिप फ्लॉप नहीं होगा इसमें। क्लियर है इतना। चलो क्वेश्चन स्टार्ट करें बच्चों आज का। चलो तो बच्चों यहां तक तो हमने क्वेश्चन कर लिया था ना, याद है सबको, न्यूक्लियोइड तक तो हमने किया था बच्चों। चलो आगे से करें आज। चलिए, चलो बच्चों इसका आंसर बताओ। जीनोमिक डीएनए ऑफ बैक्टीरिया इज, ऑप्शंस आर फर्स्ट नेकेड लीनियर एंड डबल स्ट्रैंडेड, सेकेंड मेम्ब्रेन बाउंड सर्कुलर एंड डबल स्ट्रैंडेड, नेकेड सर्कुलर एंड डबल स्ट्रैंडेड, नेकेड लीनियर एंड सिंगल स्ट्रैंडेड। चलिए बताइए बच्चों। तो बच्चों याद है जब मैंने अभी आपको डायग्राम करवाया था, तो मैंने उसमें ये बनाया था हमने, तो वहां पर मैंने आपको बोला था कि यहाँ पर इनका ये जो न्यूक्लियोइड है, यहीं पर इनका क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल होता है, ठीक है। और वो कैसा था, तो मैंने आपको एक स्ट्रक्चर बना के दिखाया था कुछ ऐसा। तो पहले तो ये कैसा है बच्चों, सर्कुलर है, तो सर्कुलर यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, तो मतलब ये दोनों ऑप्शन में कुछ होगा, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको बोला था कि ये कैसा है, देखो दो दिख रहे हैं ना, दो स्ट्रैंड्स, मतलब ये डबल स्ट्रैंडेड, तो ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। अब आता है मेम्ब्रेन बाउंड या नेकेड। तो बच्चों मेम्ब्रेन बाउंड कब होगा, जब उसके पास वेल डेवलप होगा ना वो स्ट्रक्चर होगा। तो यहाँ पर जब हम प्रोकैरियोटिक बात करते हैं, ये देखो बैक्टीरिया पूछा है ना, बैक्टीरिया खुद में कैसे है बच्चों, प्रोकैरियोटिक है, ठीक है। प्रोकैरियोटिक का मतलब क्या होगा, वेल डेवलप नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर मेम्ब्रेन बाउंड होने का तो कोई चांस ही नहीं है,
ठीक है, मेम्ब्रेन बाउंड होने के लिए उनको एडवांस होना पड़ेगा। तो यहाँ पर आंसर क्या हो गया बच्चों, नेकेड एंड डबल स्ट्रैंडेड। ठीक है, चलो आगे बढ़े। इसको बताओ बच्चों, चलो बच्चों इसका आंसर बताओ। सर्कुलर डीएनए अदर देन द जीनोमिक डीएनए इन बैक्टीरिया आर कॉल्ड प्लाज्मिक, वायरॉइड्स, वायरॉन्स एंड प्रायॉन्स। तो बच्चों देखो हमने क्या डिस्कस किया था कि हमारा जो बैक्टीरियल सेल होते हैं, ठीक है, उसमें एक तो हमारा क्या था, नेकेड सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए था हमारा, ठीक है, वो तो क्लियर हो गया। ठीक है, उसके बाद बच्चों एक और हमने देखा था कि एक और एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल, जैसे ये हमारा क्या है, बैक्टीरियल सेल है, ठीक है, तो हमने देखा था कि एक और क्या होता है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल होता है। एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल होता है, याद है जो हमने पढ़ा था, नॉन एसेंशियल होता है पर एक यूनिक कैरेक्टर देता है। कौन सा, फिनोटाइपिक कैरेक्टर देता है। तो वो क्या था बच्चों, वो था हमारा प्लाज्मिड। ठीक है, इसमें भी सर्कुलर डीएनए ही होगा, ठीक है, पर ये जीनोमिक डीएनए नहीं होता। जीनोमिक डीएनए मतलब जेनेटिक मटेरियल वाला, तो ये एक्स्ट्रा में होता है। ठीक है, तो उसका आंसर क्या है बच्चों, प्लाज्मिड। क्लियर है, 10 का 3। चलो इसको बताओ। An enfolding of cell membrane in prokaryotic cell is, first option is lysosome, second is ribosome, and third one is mesosome, and another one is plastid. याद है बच्चों, मैंने जब आपको अभी प्रोकैरियोटिक सेल का स्ट्रक्चर बताया था तो मैंने आपको बताया था कि ऐसा कुछ इनफोल्डिंग्स होते हैं। ये आपसे इन फोल्डिंग्स पूछा है, चलिए बताइए इसका आंसर। ओके, इसका आंसर है मीजोजोम। ये जो मीजोजोम्स थे हमारे, अब पहले एक एक करके ये हमने सब पढ़ा है, ठीक है। लाइजोसोम क्या होते हैं बच्चों, सुसाइडल बैग, पर क्या ये इनफोल्डिंग्स के फॉर्म में होते हैं, नहीं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन से तो इनका कोई रिलेशन नहीं होता, ठीक है, वहां से इनका कोई अटैचमेंट नहीं होता, ठीक है। उसके बाद बच्चों राइबोसोम, राइबोसोम का क्या फंक्शन था, प्रोटीन सिंथेसिस, और ये भी फ्रीली हमको साइटोप्लाज्म में दिख रहे थे। प्लास्टिड, प्लास्टिड हमने कहां पर देखा था, हमारे प्लांट सेल में, और ये क्या करते हैं बच्चों, ये हमारे पिगमेंट्स को कंसिस्ट करते हैं, तो ये भी नहीं होगा। अब आता है बारी हमारे मीजोसोम की। तो बच्चों मीजोसोम का क्या रोल होता है हमारे प्रोकैरियोटिक सेल में, तो यहाँ पर ये जो मीजोसोम है, फर्स्टली तो ये एरोबिक रेस्पिरेशन कराते हैं, दैट मीन्स दे आर एनालोगस टू माइटोकॉन्ड्रिया। पढ़ा था ना हमने कि ये माइटोकॉन्ड्रिया के बिल्कुल ही एनालोगस होते हैं, जैसा काम हमारा माइटोकॉन्ड्रिया करता है वैसे ही हमारे प्रोकैरियोट्स में मीजोसोम्स करते हैं। क्लियर है, इतना समझ आया। तो आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, मीजोसोम। क्या है ये, इनफोल्डिंग है हमारे सेल मेम्ब्रेन का। सेल मेम्ब्रेन का दूसरा नाम क्या हो जाता है बच्चों, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। चलो आगे बढ़े, ये इसका आंसर मीजोसोम हुआ। पिगमेंट कंटेनिंग मेम्ब्रेनस एक्सटेंशन फाउंड इन साइनोबैक्टीरिया आर कॉल्ड। हमने साइनोबैक्टीरिया के बारे में एक चीज डिस्कस करी थी, उसमें मैंने आपको ये नाम बताया था। योर ऑप्शंस आर मीजोसोम्स, प्लाज्मिड, क्रोमैटोफोर्स एंड प्लास्टिड्स। क्रोमैटोफोर्स होते हैं ना बच्चों, देखो साइनोबैक्टीरिया में मैंने आपको क्या बताया था कि देखो हमने क्या पढ़ा था, किसमें बताया था मैंने आपको, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में, याद है। तो प्रोकैरियोटिक में मैंने आपको बोला था बच्चों कि वहां पर सिर्फ साइनोबैक्टीरिया ऐसा होता है जहाँ पे क्रोमैटोफोर्स प्रेजेंट होते हैं ना, तो इसका आंसर क्या होगा, क्रोमैटोफोर्स होगा। याद आया ये। Loose sheath of glycocalyx present outside the bacterial cell wall is called capsule, capsid, slime layer, peplose। चलो बच्चों मुझे इसका आंसर बताओ, ये अब भी हमने कुछ टाइम पहले ही डिस्कस किया है। देखो बच्चों मैंने आपको बताया था कि ये जैसे ये हमारा सेल वॉल है, ठीक है, ये हमारा सेल मेम्ब्रेन है। अगर ये ऐसे ऐसे लूज अगर एक शीथ प्रेजेंट है तो वो क्या हो जाता है बच्चों, वो हो जाता है हमारा ग्लाइकोकैलिक्स। और इसको मैंने आप लोगों को क्या नाम लिखवाया था, स्लाइम लेयर बोला था ना मैंने, ठीक है। तो ये क्या हो गया, स्लाइम लेयर।
ठीक है, ये क्या हो गया, स्लाइम लेयर। अब मुझे ये बताओ, मैंने आपको एक और चीज बताई थी बच्चों कि अभी तो ये लूज है, तब ऐसा है, अगर ये बहुत ज्यादा हार्ड हो जाए तो ये क्या बन जाता है, जैसे मान लीजिए आपका ग्लाइकोकैलिक्स वाली जो लेयर है वो हार्ड हो गई, तो बच्चों ये क्या बन गई थी, ये बन गई थी हमारी कैप्सूल, है ना, यही हुआ था, राइट। ठीक है, ग्लाइकोकैलिक्स कब होगा, जब वो लूज रहेगा। ठीक है, फिर वो जैसे अगर वो हार्ड हो जा रहा है तो वो क्या बन जाता है, कैप्सूल। ठीक है, तो यहाँ पर आपसे क्या पूछा गया था, लूज शीथ वाला। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया, हमारे बैक्टीरियल सेल वॉल में जो लूज शीथ होती है दैट इज स्लाइम लेयर, करेक्ट। चलो देखो स्लाइम लेयर। ठीक है, आगे बढ़े। थिक एंड टफ ग्लाइकोकैलिक्स प्रेजेंट आउटसाइड द बैक्टीरियल सेल वॉल इज कॉल्ड, ये तो अब भी हमने डिस्कस किया, जल्दी इसका आंसर बताओ। देखो एक मिनट ना, हाँ मैंने अभी आपको क्या बताया, अगर ये सेल वॉल है, अगर ये सॉफ्ट है तो ग्लाइकोकैलिक्स, ठीक है, पर अभी बोल रहा है ये ऐसे हार्ड हो गई है। एक मिनट, ये हमारी सेल वॉल है तो इसके सराउंडिंग में एक हार्ड लेयर आ गई है। ठीक है, तो बच्चों इसको क्या बोलते हैं, इसको तो हमने कैप्सूल पढ़ा था ना, अगर सॉफ्ट है तो ग्लाइकोकैलिक्स और अगर हार्ड है तो कैप्सूल। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कैप्सूल। कैप्सूल हुआ। चलो आगे बढ़े। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट इंक्लूजन बॉडीज इज इनकरेक्ट, अभी हमने पढ़ा था ना इंक्लूजन बॉडीज, याद है, तो इसमें पूछा है दे आर नॉट बाउंड बाय एनी मेम्ब्रेन, दीज आर इन्वॉल्व इन ingestion of food particles, they lie free in the cytoplasm, this represent reserve material in cytoplasm। चलिए बताइए बच्चों इसका आंसर। देखो जब हमने पढ़ा था बच्चों इंक्लूजन बॉडीज, तो उसमें मैंने आपको क्या क्या बताया था, तो उसमें मैंने आप लोगों को बताया कि जो इंक्लूजन बॉडीज होती हैं उनका काम क्या होता है, स्टोर करने का, तो कहीं दिया है स्टोर, हाँ ये रिजर्व मटेरियल वो स्टोर करते हैं। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको बताया था कि इनके अराउंड में कोई मेम्ब्रेन नहीं होता है, तो ये भी सही है। ठीक है, उसके बाद मैंने बताया था कि अगर मेम्ब्रेन नहीं है तो कहाँ मिलेंगे, साइटोप्लाज्म में से फ्रीली घूमते रहते हैं, तो ये भी सही है। बच कौन सा गया, इंजेक्शन ऑफ फूड पार्टिकल। क्या हमने कभी सुना है कि इंक्लूजन बॉडीज आ रहे हैं फूड पार्टिकल्स को कैप्चर करके इंजेस्ट करवा रहे हैं, ऐसा तो नहीं होता, तो ये क्या हो गया बच्चों, ये हो गया रॉन्ग स्टेटमेंट। तो सही आंसर क्या है, दीज आर इन्वॉल्व इन इंजेक्शन ऑफ फूड पार्टिकल्स, ऐसा कभी नहीं होता इंक्लूजन बॉडीज में। आगे बढ़े बच्चों, तो इसका आंसर क्या होगा, बी, दैट इज दिस आर इन्वॉल्व इन इंजेक्शन ऑफ फूड पार्टिकल्स। ओ कोई बात नहीं, मैं डायरेक्ट एक्सप्लेन कर दे रही हूँ। सेलेक्ट दी रॉन्ग स्टेटमेंट, बैक्टीरियल सेल इज मेड अप ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकेन, तो ये तो बिल्कुल सही है कि हमने अभी देखा कि बैक्टीरियल सेल किसका बना हुआ होता है बच्चों, पेप्टाइडोग्लाइकेन, मतलब किसका बना हुआ होगा, हमारे शुगर का और लिपिड का, प्रोटीन का, पेप्टाइड्स ना। ठीक है, उसके बाद पिलाई एंड फिमरे आर मेनली इन्वॉल्व इन मोटिलिटी ऑफ बैक्टीरियल सेल, मोटिलिटी में इनका रोल था क्या, मोटिलिटी का काम कौन करता है, फ्लैजिला करेगा या सीलिया करेगा, इनका काम क्या था बच्चों, इनका काम था अटैचमेंट टू सबस्ट्रेटम, ये सबस्ट्रेटम से अटैचमेंट करवाते हैं। ठीक है, आफ्टर दैट साइनोबैक्टीरिया लैक फ्लैजिलेटेड सेल, तो यस उनके पास कोई फ्लैजिलेटेड सेल नहीं होता। ठीक है, उसके बाद जो माइकोप्लाज्मा है, ठीक है, वो वॉललेस माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है, तो यस माइकोप्लाज्मा जो हमारा पीपीएलओ है वो वॉललेस होता है। ठीक है, चलो यहाँ का तो डायरेक्ट आंसर दिख गया था, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ना। अरे एक्चुअली लाइट के इफेक्ट के कारण ना मुझे ग्रीन वाला, चलो कोई बात नहीं, ये भी मैं एक्सप्लेन कर दे रही हूँ। द स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियल सेल दैट पोजेस पार्ट्स लाइक फिलामेंट, हुक एंड बेसल बॉडीज आर, तो मैंने आपको बताया था कि हमारा जो फ्लैजिला होते हैं, ठीक है, फ्लैजिला के हमने देखा कि 3 पार्ट्स होते हैं, क्या क्या था बच्चा, तो एक था हुक और एक था बेसल बॉडीज और थर्ड वन इज फिलामेंट। ठीक है, जिसमें फिलामेंट हमारा क्या था बच्चों, लॉन्गेस्ट था, तो ये 3 पार्ट हमने कहा देखा, फ्लैजिला में, तो इसका आंसर क्या हो गया बच्चों, फ्लैजिला। ठीक है, इस बार मैं धीरे धीरे करूंगी।
मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज, चलिए बताइए कौन सा मॉडल सबसे ज्यादा एक्सेप्ट हुआ था फॉर प्लाज्मा मेम्ब्रेन? फर्स्ट वन इज ट्राइलैमेलर मॉडल, सेकेंड वन इज क्लोवर लीफ मॉडल, थर्ड वन इज सैंडविच मॉडल एंड फोर्थ वन इज फ्लूइड मोजाइक मॉडल। देखो फ्लूइड मोजाइक मॉडल तो जो था बच्चों, किसने दिया था? तो सिंगर एंड निकोलसन ने, है ना? कब दिया था याद है किसी को? 1872, ठीक है। उसके बाद ये जो फ्लूइड मोजाइक मॉडल था बच्चों, इसमें हमने क्या देखा था कि ये तीन चीजों का बना हुआ है, ठीक है, हमारा लिपिड, प्रोटीन और हमारा कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, जिसमें लिपिड हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक थे, हेड और टेल वाला स्ट्रक्चर था, प्रोटीन जो थे एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक वाले थे, ठीक है। तो सबसे ज्यादा इसी को एक्सेप्ट किया गया है, क्लियर है इतना? ठीक है, चलो चलो बताओ। ओके, यहाँ पर हमने क्या बताया था कि देखो क्या होता है ना बच्चों, ये आपको कल तो मैं क्लास में बताऊंगी, अभी थोड़ा सुन लो। जैसे ये हमारे दो सेल है, ठीक है, तो इनका जो सेल वॉल के बीच में जो कनेक्शन होता है ना बच्चों, उसको हम बोलते हैं प्लाज्मोडेस्माटा, ठीक है। मतलब किसी भी दो सेल के बीच में जो कनेक्शन करवाता है, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे? प्लाज्मोडेस्माटा, ठीक है। तो कौन सा चैनल होता है बच्चों? प्लाज्मोडेस्माटा, और ये वॉल के थ्रू हो रहा है, इसलिए मैंने इसको कुछ ऐसा बनाया है, क्लियर है? तो इसका आंसर है प्लाज्मोडेस्माटा, ठीक है। चलो रुक जाओ ना 1 मिनट। ये बताओ रॉबर्ट ब्राउन ने क्या डिस्कवर किया था बच्चों? वन ऑफ द फॉलोइंग इज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन ने क्या डिस्कवर किया था? क्रोमैटिन, क्रोमोसोम, डीएनए और न्यूक्लियस। क्रोमैटिन, क्रोमोसोम, डीएनए या फिर न्यूक्लियस। हमारा जो न्यूक्लियस का डिस्कवरी का क्रेडिट जाता है, इट गोज टू रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट हुक ने किसकी डिस्कवरी की थी बच्चों? तो रॉबर्ट हुक ने डिस्कवरी की थी हमारे सेल की, कौन से सेल? तो डेड सेल की। ये मैंने आप लोगों को करवाया है। गैस वैक्यूल्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं? देखो गैस वैक्यूल्स क्या होते हैं, तो किसी भी ऑर्गेनिज्म को अगर फ्लोट करना है, ठीक है, तो उसके लिए दे नीड बायोन्सी। तो वहां पर ये गैस वैक्यूल्स क्या करते हैं ना बच्चों, कि वहां पर ये क्या करेंगे कि उनको फ्लोटिंग एबिलिटी, वो कैसे होगा? जब उनके पास क्या होगा, उनका वेट कम होगा और गैस मॉलिक्यूल ज्यादा होंगे। तो यहाँ पर गैस वैक्यूल्स क्या करते हैं कि उनको बायोन्सी प्रोवाइड करते हैं, और ये तीनों प्रेजेंट होंगे, ब्लू ग्रीन एल्गी में भी, पर्पल बैक्टीरिया में भी और ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में भी। कौन से जूलॉजिस्ट थे ब्रिटिश हु रिपोर्टेड दैट सेल हैव अ थिन आउटर लेयर विच इज टुडे नोन एज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन? ये किसने दिया था बच्चों? कौन से ऐसे ब्रिटिश जूलॉजिस्ट थे जिन्होंने बताया था कि सेल का एक थिन आउटर लेयर होता है जिसको आज हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं? शेल्डन ने, शिवान ने, रुडोल्फ विर्चो ने या फिर बोथ 1 और 2? याद करो थोड़ा सा बेटा, आप लोग याद रखो। देखो सेल थ्योरी जब मैंने आपको बताया था, तो मैंने आपको उसमें क्या बताया था कि शेल्डन क्या है? हमारे बॉटनिस्ट है ना, ये हमारे बॉटनिस्ट हैं और ये हमारे जूलॉजिस्ट है ना। तो जूलॉजिस्ट, और मैंने ये भी बताया था कि ये इंग्लिश है, दैट मीन्स ही वॉज अ ब्रिटिश, याद है? अब ये है तो जूलॉजिस्ट, पर इन्होंने क्या किया था? हमारे सेल वॉल की भी डिस्कवरी की थी, उसके साथ साथ हमारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो डिस्कवरी होता है वो भी इन्होंने ही किया था। इन्होंने ही बोला था कि सेल वॉल एक यूनिक कैरेक्टर होता है प्लांट का, और साथ साथ इन्होंने ये भी बताया था कि सेल की एक आउटर लेयर वाली कवरिंग होती है जिसको हम क्या बोलते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं। याद आया बच्चों? शिवान। ओके इसका आंसर क्या है? शिवानु। वही एक जूलॉजिस्ट थे जिन्होंने क्या किया था बच्चों? डिस्कवरी करी थी प्लाज्मा मेम्ब्रेन की। क्लियर है? इतना समझ आया? ये बताइए तो चलिए, इसको बताइए, स्मॉलेस्ट सेल की लेंथ क्या होती है? अरे
ठीक है। जो हमारा स्मॉलेस्ट सेल होता है वो क्या होता है बच्चों, माइकोप्लाज्मा, दैट इज पीपीएलओ, ठीक है। और उसका लेंथ हमने क्या देखा था कि उसका लेंथ जो है वो 0.3 म्यूमीटर रहता है, ठीक है। याद है सबको, ये याद है, हमने इसमें देखा था कि अलग अलग दिया है तो थ्योरी को हमने कंसिडर करके बोला था कि माइकोप्लाज्मा जो होता है, पीपीएलओ जो होता है वो 0.3 म्यूमीटर वाला होता है। आंसर लिखा है और उसी को रिपीट कर रहे हो यहाँ पे। अच्छा, ये तो हमने कर लिया ना प्लाज्मोडेस्माटा, ठीक है। खत्म करें बच्चों यहाँ पे। गुड नाइट एवरी स्टूडेंट, गुड नाइट एवरीवन, टेक केयर, ओके।